डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री ऑनर्स में एनालिटिकल केमिस्ट्री में आगे डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक है प्रेसिपिटेशन इन होमोजेनियस मीडियम, समांगी माध्यम में अवक्षेपण। भारात्मक विधियों में अवक्षेपक की अधिक मात्रा मिलाने पर अवक्षेप प्राप्त होता है, परंतु अधिक अवक्षेप की मात्रा या तो धातु के साथ जटिल आयन बना लेती है या अवक्षेप की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए नई विधि समांगी माध्यम में अवक्षेपण काम में लाई जाती है। इसमें अवक्षेपक को बाहर से न मिलाकर विलायक में ही रासायनिक क्रिया द्वारा समान रूप से प्राप्त किया जाता है। इस विधि के निम्न लाभ हैं जो ये विधि काम में लेते हैं। इसके मेन क्या है कि अति संतृप्तता कम की जा सकती है, अवक्षेपक का अवांछित संचय नहीं होता। कोप्रेसिपिटेशन या सहअवक्षेपण को अवक्षेपक की मात्रा न्यून होती है, अवक्षेप सघन प्राप्त होता है और आसानी से फिल्टर पथ पर इकट्ठा हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं सल्फेट। विलयन में सल्फेट आयन प्राप्त करने के लिए डाईमेथिल सल्फेट या सल्फोनिक एसिड का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि आपको क्या रासायनिक अपक्रिया में ही प्राप्त करना है, जिससे आपसे बाहर से कोई अवक्षेप सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़े। तो इसमें आप डाईमेथिल सल्फेट वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेथनॉल 2+ H और सल्फेट आयन NH2SO3H, ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनेगा, अमोनियम +H+ और सल्फेट 2- आयन। बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और लेड, इनके जो सल्फेट हैं कि सल्फेट के अवक्षेपण के लिए डाईमेथिल सल्फेट को काम में ले, यानी ये जो आपके हैं इनको सेपरेट करना है तो आप इस टेक्निक को काम में ले सकते हैं। दूसरी है ऑक्जिलेट के द्वारा भी आप इसको कर सकते हैं। ऑक्जिलेट, इसके लिए क्या करोगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक को ऑक्जिलेट के रूप में अवक्षेपित करने के लिए डाईमेथिल और डाईएथिल ऑक्जिलेट का उपयोग किया जाता है। इसमें आपके डाईएथिल ऑक्जिलेट C2H5 का होल ट्वाइस C2O4 + 2 वाटर के मॉलिक्यूल, तो आपके क्या बन जाएगा, एथेनॉल और ऑक्जिलेट और 2+ H। इसी प्रकार थोरियम को थोरियम ऑक्जिलेट के रूप में यूरिया की उपस्थिति में अवक्षेपित किया जा सकता है। यानी यूरिया के साथ आप क्या करोगे, थोरियम ऑक्जिलेट की रिएक्शन कराओगे C2O4, तो आपके क्या बन जाएगा, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्जिलेट और थोरियम TH+4 चार्ज 2C2O4, क्योंकि ये क्या है आपके सॉल्यूशन में ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए बाहर से डालने की अपने को आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इनमें आपके जो साइड प्रोडक्ट हैं वो नहीं बनेंगे। तो ऑक्जिलेट्स के द्वारा भी हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। एक की और भी है, फॉस्फेट से भी आप कर सकते हो। फॉस्फेट के अवक्षेपण के लिए ट्राईमेथिल फॉस्फेट का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, यानी
इसमें क्या करेंगे, वही ट्राई मैथिल फॉस्फेट वही वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो आपके मेथेनॉल 2H प्लस आयन और फॉस्फेट। जैसे इसको आप किस फॉस्फेट को जिरकोनियम को कर सकते हो, इससे जिरकोनियम यानी Zr3PO4 का, इसको भी सेपरेट इसके द्वारा कर सकते हैं। जैसे जिरकोनियम को जिरकोनियम फॉस्फेट के रूप में अवक्षेपित करने के लिए ट्राई मैथिल फॉस्फेट का उपयोग किया जा सकता है। तो प्रेसिपिटेशन है होमोजेनियस मीडियम, इसको कई बार आपके एग्जाम्स में इस पर डिस्कस किया जाता है। तो ये 3 सॉल्वेंट हैं, उनको आप रिएक्शन में ही क्रिया कराएंगे तो बाहर से डालने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए जो आपके साइड प्रोडक्ट हैं वो नहीं बनेंगे। अगला है टॉपिक इसका अवक्षेपण की शुद्धता, क्योंकि जो पीपीटी बनता है वो किस फॉर्म में अपने को प्राप्त होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि वो शुद्ध नहीं है तो फिर उसका जो यूज है वो उतना प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि उसमें साइड प्रोडक्ट जो बाई प्रोडक्ट है वो बनते हैं, तो उसकी वजह से उसको प्रॉपर आपको क्वांटिटी में नहीं मिल पाएगा। तो इसके अगले जो वो है टॉपिक का प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट। किसी विलयन से प्राप्त अवक्षेप बहुत कम अवस्था में शुद्ध होता है। इसमें कई प्रकार की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला है इसमें इम्प्योरिटीज होंगी वो कौन सी हैं? पहली है कोप्रेसिपिटेशन या सह अवक्षेपण, जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्धियां अवक्षेप बनते समय ही उसमें समाविष्ट हो जाएं या समाहित हो जाएं, उसे क्या कहेंगे? सह अवक्षेपण या कोप्रेसिपिटेशन। अर्थात अवक्षेपण की साधारण अवस्थाओं में मृत द्रव में मदर लिक्योर में विलय पदार्थों द्वारा अवक्षेप को संदूषित करना सह अवक्षेपण कहलाता है। सह अवक्षेपण कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे समाकृति मिश्रित क्रिस्टल या ठोस विलयन का बनना। इस प्रकार के सह अवक्षेपण का कारण यह है कि अशुद्धियों का जो शुम्भ का अवक्षेप की क्रिस्टल जालक में स्थिर रखने की क्षमता होती है। जैसे बेरियम सल्फेट में बेरियम +2 आयन के स्थान पर लेड +2 अशुद्धि के रूप में आ जाता है और AgCl में क्लोराइड आयन के स्थान पर ब्रोमाइड आयन स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से होने वाली अवक्षेपण कम करने के लिए यह उपाय है कि संदूषित पदार्थ को अवक्षेपण से पहले एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना चाहिए। जैसे CrO4 है, इसको अपने क्या कन्वर्ट कर दें? क्रोमियम +2 में, तो आपके क्या होगा? ये उसमें कोप्रेसिपिटेट के रूप में नहीं होगा, क्योंकि बेरियम सल्फेट है, इसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। AgCl इसमें क्या है? ब्रोमाइड आएगा, यहाँ पर आपके लेड आ जाता है। इस तरह की अशुद्धियाँ आने की वजह से उसमें क्या हो जाएगा? कोप्रेसिपिटेशन। तो आपका जो क्रिस्टल है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। दूसरी तरह की जो प्रॉब्लम है अशुद्धि, वो क्या है? सरफेस एब्जॉर्प्शन। अवक्षेपण की सतही अवक्षेपण या सरफेस एब्जॉर्प्शन। अवक्षेपण की सतह क्रियाशील होती है, साथ ही यानी वो एक तो क्या होगी? क्रियाशील होगी। जैसे जब बनता है क्रिस्टल तो वो काफी क्रियाशील होती है। अधिकतर ताजा बने हुए अवक्षेप की सतही क्षेत्रफल भी अधिक होता है, जिसमें अशुद्धियां अवक्षेप की सतह पर
अधिशोषित हो जाती हैं। अधिशोषण का कारण इलेक्ट्रिक आकर्षण होता है। अवक्षेप की सतह एक प्रकार का आवेश ग्रहण कर लेती है तथा विलयन की सतह में से विपरीत आवेशित आयनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिससे उनका अधिशोषण अधिक तीव्रता से होता है, अर्थात यह एक सह ऑक्सीकृत हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, बेरियम सल्फेट जालक द्वारा सोडियम सल्फेट का अधिशोषण। इसमें क्या होगा, सल्फेट के जो आपके क्रिस्टल बनते हैं SO4 2-, एक लेयर ये हो गई SO4 2-, इस तरह से, और यहाँ पे दूसरी लेयर क्या है, बेरियम +2 बेरियम। ये तो इसकी मेन, पर कभी कभी क्या होगा, इसके बीच बीच में क्या आ जाती है, सोडियम, ये इसको रिप्लेस कर देगा और उसके साथ क्या हो जाएगा, संदूषित हो जाएगा। तो एक कारण ये भी है कि बेरियम सल्फेट जालक द्वारा सोडियम सल्फेट का अधिशोषण। तीसरा कारण हो सकता है इसमें अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। तीसरे प्रकार का सहअवक्षेपण अधिधारण के कारण होता है। किसी निश्चित क्रियाविधि के बिना ही अशुद्धियों का क्रिस्टल में समावेश अधिधारण कहलाता है, यानी बिना उसके ही और आपके क्या हो जाएंगे, उसमें क्रिस्टल में इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। जब छोटे छोटे प्राथमिक कणों के संलयन से बड़े कण बनते हैं तो क्रिस्टल जालक में अपद्रव प्रवेश कर सकते हैं और ये जालक में सामान्य आयनों का स्थान ग्रहण कर सकते हैं तथा बने हुए सल्फाइड तथा हाइड्रोक्साइड जो कि कोलाइडी अवस्था में होते हैं अशुद्धियों को अधिधारित कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की इम्प्योरिटीज आती हैं। तीसरा इसमें एक कारण तो क्या था, कोप्रेसिपिटेशन, जिसकी वजह से जो प्योरिटी है किसकी, प्रेसिपिटेट की, उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अगला इसमें कारण है जिसकी वजह से भी इम्प्योरिटीज समावित होती हैं, वो है पोस्ट प्रेसिपिटेशन। कि पोस्ट प्रेसिपिटेशन की वजह से भी इसमें क्या आएंगी, अशुद्धियां होती हैं। तो विलयन से पश्च, इसको हिंदी में क्या बोलोगे, पश्च अवक्षेपण। विलयन से प्राप्त अवक्षेप की अशुद्धियों का दूसरा कारण पक्ष अवक्षेपण है। मूल अवक्षेप बनने के बाद अशुद्धियों का अवक्षेपण पश्च अवक्षेपण, यानी आपका मेन बनने के साथ के बाद इस तरह की जो इम्प्योरिटीज आएंगी उनको क्या कहेंगे, पोस्ट बनने के बाद अशुद्धियों का अवक्षेपण पश्च अवक्षेपण कहलाता है। इस प्रकार के अवक्षेपण के कारण एक ही अवक्षेपक द्वारा विलयन में उपस्थित विभिन्न आयनों का अवक्षेपित होना है, जिससे एक आयन का अवक्षेपण जल्दी हो जाता है तथा इससे इसका दूर धीरे धीरे होता है, जो सेकंड है। साधारणतः प्रथम बने अवक्षेप का दूसरे अवक्षेप द्वारा संदूषण हो जाता है। इसका जैसा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मैग्नीशियम +2 की उपस्थिति में क्या हो जाए, कैल्शियम +2 का अवक्षेपण हो जाए, क्या बन जाए, CaC2O4, कैल्शियम का ऑक्जिलेट के रूप में अवक्षेपण। यदि शीघ्र इसको फिल्टर नहीं किया जाए और अवक्षेप को लगभग 1 घंटे मदर लिक्योर में ही पड़ा रहने दिया जाए तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के ऊपर ही मैग्नीशियम का, यानी मैग्नीशियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल भी ऑक्सीकृत हो जाएंगे तथा कैल्शियम ऑक्जिलेट को संदूषित कर देता है। इसमें मैग्नीशियम ऑक्जिलेट का पोस्ट प्रेसिपिटेशन हुआ। जितनी अधिक देर तक अवक्षेप को मदर लिक्विड के संपर्क में रखा जाए तो पक्ष अवक्षेपण उतना ही अधिक होगा, जिसके कारण त्रुटि भी उतनी ही। यानी आपके जब क्रिस्टल बन रहा है, प्योर फॉर्म में लेना है तो आप उसको सॉल्वेंट के साथ, जो मदर लिक्विड बनता है उसके साथ आप यदि इसको ज़्यादा देर तक रखेंगे, 1 घंटे से अधिक रखा
क्योंकि आप रखने का कारण ये होता है कि आपका जब बड़े बड़े क्रिस्टल बनते हैं तो एक के ऊपर एक होते जाते हैं और शुद्ध मात्रा में, पर जब ज़्यादा देर रखते हैं तो ये इम्प्योरिटीज भी क्या हो जाती है, उसमें इंटरेक्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से वो क्या होगा, उसमें इम्प्योरिटी उतनी ही अधिक होगी। इस तरह की जो इम्प्योरिटी होती है वो क्या कहलाती है, पोस्ट प्रिसिपिटेशन। पोस्ट प्रिसिपिटेशन को रोकने के उपाय, आप इसको कम करना चाहते हो इसके क्या है, पहला तो कि सूक्ष्म विभाजित ठोस पदार्थ जैसे टूटा हुआ कांच, सिलिका जेल आदि को मिलाने से पोस्ट प्रिसिपिटेशन को रोका जा सकता है। जब आप क्रिस्टलीकरण कर रहे हो, पीपीटी प्रिसिपिटेशन बनाना है अपने को, तो उसमें क्या डाल देंगे, या तो टूटा हुआ कांच डाल देंगे या सिलिका जेल डाल देंगे। इसकी वजह से ये प्रोसेस थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पोस्ट पीपीटी की। जैसा एग्जाम्पल, एल्युमिनियम मिलाने से कॉपर सल्फाइड अवक्षेप पर जिंक का पक्ष अवक्षेपण कम किया जा सकता है। एक तो ये, दूसरा पक्ष अवक्षेपण रोकने के लिए विलयन की पीएच को सावधानी पूर्वक कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि पीएच भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो पीएच को भी कंट्रोल करना जरूरी है। और ऐसे आयन जिनसे पोस्ट प्रिसिपिटेशन की संभावना हो उन्हें अन्य रूप में बदल देना चाहिए। जैसे जिंक है, कई जगह जिंक बनता है जिंक +2, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, जिंक +1 में, तो भी आपके पोस्ट प्रिसिपिटेशन कम होगा। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मदर लिक्योर यानी मृत द्रव्य में अवक्षेपण को ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए। आप जितनी ज़्यादा देर मदर लिक्योर में रखोगे, जो आपका पीपीटी आया, तो आपके क्या होगा, पक्ष अवक्षेपण की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी, उतने ही आपके क्रिस्टल में प्योरिटी की जो आप बनाना चाह रहे हो उसमें क्या होंगी, अशुद्धियाँ आ जाती हैं। नेक्स्ट उसमें हम इस पर डिस्कस, पोस्ट और सह को प्रिसिपिटेशन में क्या डिफरेंस है, इस पर डिस्कस करेंगे।